जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सीआईएसए पीएसआई एलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। देखिए, आज का जो हम क्लास लेके आए हैं, ये क्लास है आपका जो प्राचीन भारत का इतिहास है, उस इतिहास का क्लास है। और इसमें हम पढ़ेंगे जो प्राचीन भारत का इतिहास का जो आपका पस्तर, जो आपका समय, जो काल है, अर्थात आपका जिस टाइम आदमी पत्थर यूज करते थे, अर्थात जो प्राचीन इतिहास का बारे में पढ़ेंगे और साथ में सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। तो इसमें वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि जो आप लोगों का मैं लूसेंट का जो सीरीज शुरू किया था उसमें जो आपको पढ़ाया था, इसी में उसका जिस्ट है। अर्थात एक वीडियो आप इस वीडियो को देख लेगा तो मेरे को नहीं लगता है कि आपको ये दोनों चैप्टर में कभी आपको दिक्कत होगा। और एक बात है, इसमें जो आपका लिखा हुआ है लैंग्वेज, मैं अपना लैंग्वेज में लिखा था, बंगाली में अर्थात रोमान में मैं लिखा था। देखिए, मैं ये क्या है, मैं जब स्टडी मतलब मैं जिस टाइम में स्टडी करता था, मैं जिस एग्जाम का प्रिपरेशन लेता था, मैं जिस टाइम पे नोट में बनाता था, उसी चीज को आप लोगों को दिखाना है। क्योंकि बहुत सारा आदमी क्या होता है, बहुत सारा लैंग्वेज में पढ़ते हैं। तो आप कभी भी नोट बनाना है तो रोमान में बनाइए, मगर आपका लैंग्वेज खुद का होना चाहिए। तो मैं इसी चीज को सिखाने के लिए आप लोगों के पास लेके आया, क्योंकि बहुत सारा हिंदी बैकग्राउंड नहीं है, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, ये चीज अच्छा हो जाएगा। जैसे मैं नोट बनाया, आप लोगों को इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। आप लोगों का काम क्या है, एक पेन और पेपर ले लेना है और मैं जो बताते जाऊंगा उस चीज को सुनना है। मैं तो पहले बोलूंगा, एक बार इस वीडियो को सिर्फ आप सुन लीजिए। सुनने के बाद सेकंड टाइम क्या करिएगे, दोबारा वीडियो को मतलब दोबारा वीडियो को फिर से सुनिए। सुनिए और उस टाइम आप नोट बनाइए। मैं जिस चीज को बोलूंगा उस चीज को नोट बनाइए। तो देखिए, सबसे पहले हमारा इसमें जो बंगाली है उनको पता लगेगा, बाकी सभी के लिए तो मैं बता दे रहा हूं। इसमें लिखा है कि प्राचीन भारत का इतिहास। तो देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास क्या है। प्राचीन भारत का इतिहास में हम लोगों को जो जानकारी मिले है, वो जानकारी जो मिले है वो सिर्फ क्या है, स्रोतों का आधार पे मिले हैं। ठीक है, स्रोतों का आधार पे इतिहास में हम लोगों को जानकारी मिले है, और इसी स्रोतों का आधार का ऊपर बेस करके हम लोग इतिहास को तीन भागों में बांट दिए। ठीक है, तो कितना भागों में बांट दिए, थ्री, अर्थात तीन भागों में बांट दिए। तो पहला भाग क्या है, पहला भाग जिसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक, दूसरा भाग है आधो ऐतिहासिक, तीसरा भाग है ऐतिहासिक। अभी सबसे पहले मैं प्राग ऐतिहासिक के बारे में समझाऊंगा। प्राग ऐतिहासिक है जिस समय आपको कोई भी लिखित साक्ष्य का प्रमाण नहीं मिले है, अर्थात उस कोई भी लिखित साक्ष्य का प्रमाण नहीं मिले है, तो उस समय को हम प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। और आप लोगों को हम पढ़ाए थे कि हमारा जो पाषाण काल है, जो पस्तर का जो काल है, वो हमारा प्रागैतिहासिक काल में आता है। दूसरा बात हो गया आधो ऐतिहासिक काल। ये जो आधो ऐतिहासिक काल क्या है, इसका अर्थ होता है कि इस टाइम में लिखन लिखन का जो साक्ष्य मिले है, मगर उसको पढ़ना संभव नहीं हुआ है, मतलब अभी भी आज का डेट में उसको नहीं पढ़ पाए हैं। तो उसी को क्या बोलता है, आधो ऐतिहासिक काल बोलता है। और इस काल में हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को इस काल में रखा गया है। अभी तीसरा क्या है, आपको ऐतिहासिक काल है। इस काल में क्या लिखन शैली का प्रमाण भी मिले हैं और उसको पढ़ना भी संभव हो गया, तो उसी काल को बोलता है ऐतिहासिक काल। अभी ये ऐतिहासिक काल में हमारे जो वैदिक सभ्यता को रखा जाता है, वो भी वैदिक सभ्यता जो आपका उत्तर वैदिक काल है, उस काल को इस सभ्यता में, ये जो ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। तो ये हो गया आपका तीनों काल जो आपका स्रोतों का आधार पे बांटा गया है। इसको तीनों काल का बारे में आपको बता दिया। अभी प्राग ऐतिहासिक काल, इसका बारे में हम जानेंगे। तो उससे पहले एक जानकारी, जो ये जो हमारा जानकारी दिया, जो ये जो प्राग ऐतिहासिक काल का बारे में जो जानकारी दिया, इन्होंने किसने जानकारी दिया, वो दिया था रवास ब्रूट फुट। तो रबार्ट ब्रूस फ्रूट ने क्या है, जो प्राग ऐतिहासिक काल का बारे में सबसे पहले जानकारी दिया। ठीक है, अभी देखिए, जैसे हम लोग तीनों काल में बांटे हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल, आधो ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। एक इतिहासकार था जिन्होंने 1820 में
ये बोल दिया था कि इस काल को हम इस तरह से भी बांट सकते हैं, जैसे क्या कि पाषाण काल, अर्थात जिस टाइम आदमी पत्थर का यूज करता था उस टाइम को पाषाण काल, जिस टाइम आदमी कांस्य या तांबा और टीन को मिला के जो कांस्य यूज करते थे अर्थात ब्रोंज यूज करते थे उस टाइम को क्या कांस्य युग बोलते हैं। और एक क्या है, जिस टाइम लोहो का आविष्कार हो गया तो लोहा जिस टाइम यूज करता था उस टाइम को लोह युग बोल सकते थे। तो 1820 में जो ये ऐतिहासिक कार ने बताया था तो उसका नाम क्या था, उसका नाम था जगनेस थॉमसन। ये जगनेस थॉमसन नाम को आप लिख लीजिएगा अपना इसमें कि इन्होंने क्या है कि पाषाण काल, कांस्य युग, लोह युग अर्थात धातु का प्रयोग का हिसाब से उस काल को इन्होंने बांटा था। ठीक है, अभी आपको बताएंगे कि भारत में जो पुरातात्विक विभाग के जनक है वो किसको बोला जाता है। क्योंकि पुरातात्विक चीज क्या होता है, जो भी चीज हम लोग स्रोत मिले हैं, पुराना जो चीज मिले हैं उसका जो अध्ययन करता है उसको क्या बोलता है, पुरातात्विक विद बोलता है। तो भारत में जो पुरातात्विक विभाग है उस विभाग का जनक कौन है, जनक कौन था, विभाग का जनक है आपका अलेक्जेंडर कलिंगम। तो अलेक्जेंडर कलिंगम क्या है, कभी भी आपका एग्जाम में पूछ लेगा कि भारत में पुरातात्विक विभाग के जनक कौन है, तो अलेक्जेंडर कलिंगम क्या है, आपका भारत के पुरातात्विक विभाग के जनक है। अभी देखिए प्राग ऐतिहासिक काल में, जैसे मैं आपको बताया प्राग ऐतिहासिक काल का जो समय है पाषाण काल है, और इस पाषाण काल में क्या है कि पत्थर का यूज का हिसाब में ये पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था। उसी के बारे में एक टेबल बनाया है, उस टेबल में क्या है मैंने पूरा लिखे है कि इस तीनों काल का जो है इसको इन्होंने बांट दिया, मतलब जो इतिहासकार ने जो बांटा था कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में क्या था, ये जो समय काल था कि 25 लाख बीसी से लेकर अर्थात 25 लाख बीसी से लेकर 10 लाख बीसी तक क्या है जो समय काल था वो पूरा पाषाण काल था, और 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक जो समय था वो मध्य पाषाण काल था। और नव्य पाषाण काल कब था, 10,000 बीसी से लेकर 1,000 बीसी। अभी आप लोगों का मन में ये डाउट हो सकता है कि सर इसमें भी आप 10,000 मध्य पाषाण काल में लिखे हैं और नव्य पाषाण काल में भी आप 10,000 लिखे हैं। तो देखिए कभी जैसे सभ्यता का जब उद्भव होता है या क्रम विकास होता है, हर एक जगह में एक टाइम पे नहीं होता है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग कल्चर चलता है, इसलिए ये टाइम का जो है आपको ऐसा लग रहा है। अभी देखिए ये जो पाषाण काल, जैसे पूरा पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में बांट दिया। एक आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव्य पाषाण काल, उसका समय टाइम भी बोल दिया। अभी देखिए ये जो पूरा पाषाण काल को भी फिर से 3 भागों में बांटा गया था। पहला क्या था, पहला था जो पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, अभी देखिए ये जो आपका ये जो तीनों काल, जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव्य पाषाण काल, इस काल का जो आदमी किस टाइप, क्या कैसे आदमी रहते थे, क्या उसका जीविका था, क्या करते थे, उसका बारे में आप बताएंगे। देखिए जो पूरा पाषाण काल में आदमी थे आखेटक अर्थात शिकारी, खाद्य संग्राहक, और इस टाइम इनको किसी या पशुपालन का बारे में कोई भी जानकारी नहीं था। दूसरा बात है मध्य पाषाण काल में आदमी आखेटक भी रह गए, खाद्य संग्राहक भी रह गया, मगर पशुपालन का बारे में इनको थोड़ा बहुत जानकारी मिल गया था, और इन्होंने सबसे पहले जो कुत्ता था अर्थात डॉग जो है, कुत्ता को सबसे पहले पालतू जानवर बनाया। और तीसरा जो आपका नव्य पाषाण काल में क्या हो गया, किसी पशुपालन का जैसे इन्होंने प्रयोग सीख गया, इन्होंने क्या किसी जब सीख गया तो एक जगह में रहने का जो स्थायी वासस्थान, समाज का एक स्थायी वासस्थान रहने का प्रारंभ हो गया। तो नव्य पाषाण काल का बारे में आपको ये जो लक्षण या गुण था उसका बारे में बता दिया। अभी देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये जो तीनों काल था, तीनों काल में क्या क्या जो हथियार या क्या क्या औजार यूज होता था। तो जो आपका जो पूरा पाषाण था, पूरा पाषाण काल में क्या था, क्वाजाइट जो आपका शुल्क ब्लेड जो ईटीसी का यूज होता था, और माइक्रो सेकंड जो मध्य पाषाण काल में क्या है, माइक्रोलिथिक अर्थात सूक्ष्म पत्थर का यूज होता था, और नव्य पाषाण काल में क्या है जो आपका हड्डी और स्लेट पत्थर का यूज होता था। अभी महत्वपूर्ण जो स्थान है उस स्थान का बारे में बताएंगे, आप लोग इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा।
देखिए, एक तमिलनाडु का एक जगह है और एक एमपी का अर्थात मध्य प्रदेश का एक जगह है जहां पे मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य मिले हैं। तो ये दोनों स्थान क्या है, एक है आपका अतिरम पक्कम जो तमिलनाडु में है और हथनोरा ये मध्य प्रदेश में है। ये दोनों जगह में मानव खोपड़ी का सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं। बाकी देखिए, भीमबेटका का जो गुफा है जो मध्य प्रदेश में है, ये नर्मदा घाटी में है, स्थित है। तो यहाँ पे जो चित्रकला मिले है उसमें प्राचीनतम साक्ष्य है चित्रकला। और ये जो कला है तीनों काल का जो साक्ष्य वहन करता है, अर्थात तीनों काल का प्रूफ इसमें मिलता है। ठीक है, तो कौन सा जगह में तीनों काल का प्रमाण मिलता है, वो है आपका भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद मिर्जापुर कहाँ है, मिर्जापुर भी ऐसा एक जगह है जहां पे तीनों काल का औजार मिला है। ठीक है, तो ये मिर्जापुर का बारे में भी आप थोड़ा पता करके रखिएगा। उसके बाद देखिए, चौपानी मांडो जो यूपी में है, ये मध्य पाषाण काल का जो मृत भांड का प्रमाण मिले है। और मध्य पाषाण काल में जो सराय नहराई करके जो यूपी में है, वहां में क्या मध्य पाषाण काल का प्रूफ मिले है। उसके बाद बागोर जो राजस्थान में है, यहाँ पे जो मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन शुरू हुआ था उसका साक्ष्य मिलता है। और आदमगढ़ में भी पशुपालन का जो मध्य पाषाण काल का साक्ष्य मिलते हैं। तो ये सब प्लेस को आप अपना लैंग्वेज में, जो आपका लैंग्वेज है उसमें लिख के रखिए। उसके बाद देखिए नव्य पाषाण काल, और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे बुर्ज होम कहाँ पे है, कश्मीर में। और बुर्ज होम का मतलब होता है कि गर्तावास, अर्थात मानव जिसमें क्या है गर्त में वास करते थे। और इसी बुर्ज होम में मानव के साथ कुत्ते का जो दफनाया था उसका भी प्रमाण मिले हैं। साथ में एक है कश्मीर में और एक जगह है गुफा कराल जो नव्य पाषाण काल का क्या है प्रमाण मिले है। ठीक है, तीसरा क्या है, बिहार का जो चिरंग है, चिरंग में भी नव्य पाषाण काल का प्रमाण मिले हैं। और कोल्डिबा जो यूपी में है, यहाँ पे नव्य पाषाण काल में जो चावल का जो प्रमाण सबसे पहले इसी जगह में मिले हैं। अभी देखिए, पूरा जो आपका जो पाषाण काल था, जो आपका पूरा पाषाण काल था, ये पूरा पाषाण काल में आदमी आग का बारे में तो जान गया मगर उसका यूज नहीं जाना था। क्योंकि आग क्या, जैसे जंगल वगैरह में आग लग जाते थे या बिजली कड़कने से आग लगते थे, तो उसका बारे में, आग का बारे में इसको जानकारी मिला था। मगर उसका प्रयोग ये कब सीखा था, ये प्रयोग सीखा था आपका मध्य पाषाण काल में। और नव्य पाषाण काल में आदमी क्या क्या चीज सीख गया, जो पहिया, जो गाड़ी चलाने के लिए जो चक्का होता है, पहिया का आविष्कार हो गया, किसी का आविष्कार हुआ, समाज का आविष्कार हुआ। तो ये मैंने आपको तीनों का जो काल है और तीनों काल में क्या क्या होता है, मैं पूरा चीज आपको एक ही इसमें समझा दिया। अभी आपको पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, मैं तो सोचा हूं कि ये पूरा वीडियो को मैं एक ही क्लास में खत्म कर दूं। ठीक है, सिर्फ आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। क्योंकि मेरे ख्याल से, मेरे को नहीं लगता है आज तक का किसी ने इस तरह से आपको समझाया होगा अपना एक नॉर्मल लैंग्वेज से। और मेरे ख्याल से आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो क्लास को जैसे आपको अच्छा लग रहा है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, गलती से भी आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, इस 3 चीज को पक्का कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि जैसे आप लाइक और शेयर करेंगे तो मेरा क्या होगा, मेरा एक ज्यादा पढ़ाने का जो मन होता है वो एक अच्छा खासा लेवल में चला जाता है। तो मैं उस लेवल में पहुंच के आपको और बढ़िया से आपको प्रिपरेशन करा सकता हूं। अभी देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का बारे में क्या है, विश्व का ये क्या है प्राचीनतम सभ्यता में से एक जो है। इसका मतलब जो हम लोगों को जो विश्व में जो सबसे प्राचीन सभ्यता है, उस सभ्यता में एक सभ्यता आपका क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जानकारी से पहले हम लोग क्या जानते थे कि जो वैदिक सभ्यता था वही सबसे प्राचीन था। मगर सिंधु घाटी सभ्यता का जैसे खोज हो गया, खोज के बाद क्या हुआ, हम लोगों को पता लग गया, उसका जो प्रमाण, जो उसका साक्ष्य मिला है, उससे पता चल गया कि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे हमारा प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, अभी देखिए, इसका खोज किसने किया था, इसका खोज को है चार्ल्स मेसन। ये चार्ल्स मेसन क्या है, 1826 में क्या है, सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, पाकिस्तान क्षेत्र का दौरा किया था। और वहां पे क्या है, थोड़ा सा इसको जानकारी मिला था। और ये जानकारी इनका जो पत्रिका था, इसका न्यूज़पेपर था, जो नैरेटिव ऑफ जार्नी करके एक पत्रिका था, उसमें इन्होंने इसको बताया था। तो इन्होंने ज्यादा कुछ इसमें नहीं बताया था। उसके बाद 1856 में जो बटन बंधु था, इन्होंने क्या है, दोनों ने जो कराची से लेकर लाहौर का बीच में जब रेलवे लाइन बिछा रहा था,
उस टाइम क्या है, मिट्टी को खोदने से इन लोगों का कुछ एक जगह में ईंटा मिला, अर्थात ईंटा का टीला मिला। इन लोगों को तो ये पता चला कि इसमें कोई पुराना सभ्यता इसमें था, मगर इन्होंने क्या किया, ज्यादा इसको इंपॉर्टेंट नहीं दिया और इन्होंने इस ईंट को यूज करके रेल लाइन बिछाया। तो बटन बंधु कौन कौन थे? एक था जेम्स बटन और था विलियम बटन, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो पहला जो शोधकर्ता था, जिन्होंने सबसे पहले इसको शोधकर्ता मतलब जिन्होंने सबसे पहले इंटरेस्ट लिया था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, वो था अलेक्जेंडर कलिंगम। और इनका जो समय काल था 1853 से लेकर 1856। इसीलिए अलेक्जेंडर कलिंगम को जो ये प्रत्नतत्व जो मतलब जो इनको जनक कहा जाता है, अर्थात जो ये जो आप इनका जो आर्कोलॉजिकल जो इन्होंने जो खोज किया था, इसी के लिए इसको इस चीज का पिता कहा जाता है। और इसका बारे में हम पिछले में इसको पढ़ के आया है। देखिए, सबसे पहले जो इस सभ्यता का बारे में ज्यादा इंटरेस्ट लिया वो व्यक्ति थे सर जॉन मार्शल। और सर जॉन मार्शल इसी का नेतृत्व में सबसे पहले 1921 में जो दयाराम साहनी था, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा का क्या किया था, खोज किया था, ठीक है। और उसके बाद एक साल बाद राखालदास बंदोपाध्याय यही सर जॉन मार्शल का नेतृत्व में 1922 में क्या किया, मोहनजोदाड़ो जो है इन ओरेक जो नगर का इन्होंने खोज किया। तो सबसे पहले जो हमारा खोज किया गया था वो था हड़प्पा। और ये हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी का किनारे में है। और मोहनजोदाड़ो कहाँ पे? ये है आपका सिंधु नदी का किनारे में है। और इसका बारे में आगे जाके आपको टोटल्स मतलब डिटेल्स में बताएंगे कि इसका प्लेस कहाँ है पे, कौन सा जिला में पड़ता है, वर्तमान में कहाँ है, इसका बारे में आगे जाके आपको टेबल में समझाएंगे। तो इसका कालखंड अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड को लेके बहुत सारा इतिहासकारों में इसका मतलब वाद विवाद रह गया है। मगर सर जॉन मार्शल ने सबसे पहले इन्होंने जो एक काल दिया था, उस काल को क्या है, एक मतलब एक अच्छा खासा इन्होंने मान्यता इनको उस टाइम पे दिया गया था। और इसी काल को आधार पे लास्ट में हम लोग जाके पढ़ेंगे, जब कार्बन 14 का पद्धति आ जाता है उसमें इनका इसी में से क्या है, उसी समय में से इसको उठाया गया है। तो जॉन मार्शल ने क्या बताया था? जॉन मार्शल ने बताया था, जो सर जॉन मार्शल, इन्होंने बताया था कि 3250 बीसी से लेकर 2750 बीसी तक समय काल ये सिंधु घाटी जो सभ्यता जो हमारा मिले है, इसका बारे में इन्होंने समय काल दिया। मगर जैसे ही C14 अर्थात कार्बन 14 एक पद्धति है जिसमें क्या है, कोई भी चीज का लाइफ पीरियड जान सकते हैं। वो पद्धति जब आ जाता है तब क्या है, जानकारी मिला कि 2300 से लेकर 1750 तक समय अर्थात बीसी, इस समय में इस काल को रखा जा सकते हैं। और इसका बारे में जो समर्थन किया था या जो मान्यता दिया था, वो सबसे पहले कौन दिया था? DP अग्रवाल ने सबसे पहले इसका समर्थन किया था और सभी ने इसको मान्यता भी दिए। अभी इस सभ्यता का नाम क्या है? हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, तो इस या पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता, ये नाम कैसे कैसे आया, इसका बारे में भी हम लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। तो नामकरण, अभी नामकरण क्या है देखिए, सबसे पहले जब हड़प्पा का खुदाई हुआ तो ये हड़प्पा जो रावी नदी का किनारे में था, ये रावी नदी एक सिंधु का सहायक नदी था। तो इसीलिए क्या है, इन्होंने इस क्षेत्र का जो सभ्यता का नाम दे दिया सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता। उसके बाद क्या हो गया, सिंधु नदी को छोड़ के भी सरस्वती नदी का मतलब पास भी बहुत सारा सभ्यता मिला। तो इन्होंने बोलने लगा कि सिंधु सरस्वती सभ्यता। जब सिंधु सरस्वती को छोड़ के राजस्थान में मिला, यूपी में घग्गर नदी में मिला, तो ऐसा करके बहुत सारा जगह में, गुजरात में मिला, तब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉन्फ्यूज हो गया। और इतिहास में एक रूल है, कोई भी सभ्यता को सबसे पहले जिस स्थान में खोजा जाता है उसी स्थान का नाम पे मतलब पूरा सभ्यता का नाम रखा जाता है। इसीलिए उस हिसाब से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता हो गया, क्योंकि हड़प्पा सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा जो सभ्यता का खोज किया था। और इसीलिए क्या है, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। तो ये एक महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए, उसके बाद इसका उद्भव का बारे में हम जानेंगे, ठीक है। देखिए, जो इस सभ्यता का जो
जो उद्भव हुआ था इसका बारे में भी बहुत सारा मतभेद है। जैसे विदेशी गण ने क्या बोला कि ये जो सभ्यता था ये सुमेरिय सभ्यता का अंश है। और विदेशी गण में कौन कौन था? जॉन मार्शल था, व्हीलर था, डी कोसम्बी था। इन्होंने बोले कि ये सभ्यता सुमेरिय सभ्यता का अंश है। और स्थानीय मत कौन दिया था? राखाल दास बनर्जी। इन्होंने दिया था कि ये निर्माता भारतीय द्राविड़गण थे, अर्थात भारत का जो आदि निवासी है द्राविड़गण है, इन्होंने इस सभ्यता का निर्माता है। देखिए अभी इस सभ्यता का क्या विशेषता क्या था, अर्थात क्या विशेष था इस सभ्यता में? सबसे पहले था कि ये एक सभ्यता नगरीय सभ्यता था, और अर्थात इसका नगर जो विन्यास था बहुत उच्च दर्जा का था। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये जो युग था इसी युग में क्या कांस्य युगीन सभ्यता इस युग को बोला जाता है, क्योंकि इस टाइम में ब्रोंज अर्थात कांस्य का यूज का प्रमाण मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इस सभ्यता को आदो ऐतिहासिक सभ्यता बोलते हैं। अर्थात आपको जैसे मैं पहले पढ़ाया, अर्थात इस काल में क्या है, लिखन सामग्री मिले हैं और उसको पढ़ना संभव नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इस सभ्यता में कोई भी युद्ध का प्रमाण या तलवार का प्रमाण नहीं मिले हैं, इसलिए इस सभ्यता को शांति प्रिय सभ्यता भी माना जाता है। और इस सभ्यता में सबसे अच्छा चीज क्या था कि इसमें कोई भी मुद्रा का इसमें मुद्रा का कोई भी खोज नहीं मिला है, जिसमें इस चीज का पता चलता है कि ये जो व्यापार प्रधान सभ्यता था और इसमें जो व्यापार होता था लेन देन विनिमय प्रथा में होता था, और ये सभ्यता एक बहुत बड़ा विस्तृत सभ्यता था। तो ये हो गया इस सभ्यता का विशेषता। उसके बाद इसका विस्तार का बारे में जानेंगे। देखिए विस्तार का बारे में आगे आपको एक भारत का मैप लेके आएंगे, उसमें आपको पूरा डिटेल्स में बता देंगे। सिर्फ अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि ये उत्तर में कहाँ था, दक्षिण में कहाँ था, पूर्व में कहाँ था, पश्चिम में कहाँ था। देखिए इतना सिर्फ इसको लिख लीजिए या याद रखिए, आगे जाके मैप में आपको बढ़िया से मैं समझा दूंगा। देखिए विस्तार उत्तर में क्या है, जो जम्मू कश्मीर में एक जगह है मांडा, और ये मांडा क्या है, चिनाब नदी का किनारे में है। यहाँ पे उत्तर में इसका मांडा जो स्थल है इसका उत्तर में विस्तार है। दक्षिण का जो स्थल है, दक्षिण का स्थल का नाम है दाइमाबाद। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये है आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, और ये दाइमाबाद कहाँ है, गोदावरी नदी का एक सहायक नदी है उसका किनारे में ये दाइमाबाद है। उसके बाद पूरब में क्या है, पूरब में है आलमगीरपुर जो आपका यूपी में है, और ये क्या है, हिंडन नदी का किनारे में है। ठीक है, अभी पश्चिम में क्या है, पश्चिम में है आपका सुतका गेंडोर जो आपका दस्त नदी के किनारे में है, जो वर्तमान बालूचिस्तान में है। ठीक है, अभी ये क्या है, पूरब से पश्चिम कितना किलोमीटर का है, पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर, और ये लगभग उत्तर से पूरब जो क्षेत्र है ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया जुड़ के फैला हुआ है। और जो भारत में खोजे गए स्थलों में से जो स्वाधीनता का बाद जो है वो सबसे कहाँ मिले हैं, वो गुजरात में मिले हैं। ठीक है, अभी नगर नियोजन का बारे में थोड़ा बहुत आपको बताएंगे। देखिए जो नगर नियोजन था वो था ग्रिड पद्धति आधारित था, और ये नगर को दो भागों में बांटा जाता था, एक पूर्वी या पश्चिम। पूर्वी को क्या बोलता था, निचला, और पश्चिम को बोलता था दुर्ग या ऊपरी नगर, जिसमें क्या था, जो राजा या जो उन्नत वर्ग का आदमी रहता था। और इसका जो नगर में ईंटों का प्रयोग देखने के लिए मिलता है, जो कच्चे या पक्की दोनों ईंटों का, और ईंटों का अनुपात क्या था, 4:2:1 का अनुपात था। सड़क था, जो सड़क में क्या था, सड़क उच्च कोटि का सड़क था, और दरवाजा कभी भी सड़क का तरफ नहीं खोलता था, ये सड़क का ऑपोजिट साइड खोलता था। लोथल में इसका ऑपोजिट है, दरवाजा सड़क का तरफ खोलता है। और हर एक नगर में जो घर का अंदर में कुएं का अवशेष मिला है, और कुएं से जल को, जो पानी को या जल को निकासी करने के लिए जल निकासी बंदोबस्त का अच्छा खासा प्रमाण मिलता है। सामूहिक भवन में बहुत सारा मिले हैं, जैसे स्नानागार, अन्नागार, सभागृह, ये सब भी बहुत सारा मिले हैं। ठीक है, तो ये था आपको एक मोटा मोटी जानकारी इसमें दिया। अभी देखिए जैसे मैं आपको बताया था, ये है हमारा भारत का मैप। ठीक है, और इस भारत का मैप में आपको पता है कि ये ऊपर का तरफ क्या है, हमारा जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर में आपको बताया गया था कि मांडा जो है ये चिनाब नदी का किनारे इसका स्थल था। ठीक है, तो ये हो गया आपका मांडा जो चिनाब नदी का किनारे में। अभी देखिए अफगानिस्तान में भी दो जगह मिला था, वो दो जगह का नाम क्या था,
एक है सुदुकोई, एक है मुंडीकाक। तो ये दोनों नाम आप लिख के रखिएगा, ठीक है। दूसरा बात, आपको जम्मू कश्मीर का बोल दिया। अभी देखिए, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्थल है उसका बारे में आप सिर्फ लिखते जाइए। देखिए हड़प्पा, हड़प्पा कहाँ में, ये जो पाकिस्तान क्षेत्र है इसमें बहुत सारा स्थल मिले हैं। तो हड़प्पा सबसे पहले, हड़प्पा ये कहाँ है, ये पंजाब क्षेत्र में है, अर्थात एक पूर्वी पश्चिम पंजाब और पश्चिम पंजाब, जो पाकिस्तान अधिकृत पंजाब है उसमें जो हड़प्पा है, हड़प्पा में क्या है, उसमें पाकिस्तान अधिकृत पंजाब में है। और ये क्या है, ये आपका रावी नदी का किनारे में है। मोहनजोदाड़ो ये क्या है, सिंधु नदी का किनारे में है। और साथ साथ में और एक है चंदूदड़ो, कोटडीजी, ये सभी क्या है, सिंध प्रांत में है। जो चंदूदड़ो और कोटडीजी सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी का किनारे में है। सुतका गेंडोर, डाबरकोट, बालाकोट ये कहाँ है, ये तीनों बालूचिस्तान में है। तो ये क्या हो गया, इसका हो गया आपका जो पाकिस्तान में जो क्षेत्र है उसका बारे में मैं आपको एक जानकारी दे दिया। अभी देखिए पंजाब में हमारा जो इंडिया का जो पंजाब है, भारत का पंजाब है, इसमें दो स्थल है, एक रोपड़ और संघोल। ये दोनों स्थान का आप लिख के रखिएगा, ठीक है। दूसरा आपका हरियाणा में कुछ इंपॉर्टेंट स्थल है हमारा। वो स्थल क्या है, बनवाली, राखीगढ़ी, भगवानपुरा। बनवाली में क्या मिले हैं कि मिट्टी का जो हाल है या बैलगाड़ी का ये प्रमाण मिले हैं। राखीगढ़ी में भारत का ये क्या है, राखीगढ़ी भारत का जो स्वाधीनता के बाद जो भारत का सबसे बड़ा एरिया है, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता का, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है वो आपका राखीगढ़ी है। और आपको पूरा का पूरा पूछेगा तो मोहनजोदड़ो सबसे पूरा है। जब भारत का नहीं पूछेगा, पूरा का पूछेगा, तो मोहनजोदड़ो आपको सबसे बड़ा क्षेत्र है। देखिए ये तीन हो गया, वो भगवानपुरा तो बता दिया। अभी देखिए यूपी में क्या है, यूपी में आपको बताया था आलमगीरपुर, ठीक है, संघोली, बड़गांव, ये क्या है, ये तीन है आपका यूपी में, ठीक है। देखिए आपको मैं ये समझा रहा हूं कि मैं किस तरह से पढ़ता था, आप भी इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको बढ़िया, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको चाहे कैसे भी आपको एग्जामिनर सर क्वेश्चन सेट करे, आपको ये सब पढ़ा हुआ रहेगा तो आराम से आप क्या है एक मतलब क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। उसके बाद देखिए राजस्थान, राजस्थान में क्या है, राजस्थान में हमारा जो कालीबंगाल और बालास्थल, ये दो स्थल इंपॉर्टेंट है। उसमें से कालीबंगाल तो और इंपॉर्टेंट है। ये कालीबंगाल का जो खोजकर्ता कौन था, लाल एवं थापर, ठीक है, ये दोनों को याद रखिएगा। कालीबंगाल क्या है, ये काले रंग का चूड़ी मिले है, हाथ का चूड़ी मिले है, अग्निकुंड का साक्ष्य मिले है और जुते हुए खेत का प्रमाण भी इसी जगह से मिले है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, जैसे हमारा राजस्थान हो गया, अभी चलेंगे हम गुजरात में। गुजरात हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस गुजरात को आप पक्का से रेड पेन से लिख के रखिए। गुजरात का जो लोथल था, इसमें क्या क्या चीज का साक्ष्य मिला है। लोथल गुजरात का जो ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगांव था। यहाँ पे अग्निकुंड और चावल का साक्ष्य मिले है। धोलावीरा क्या है, धोलावीरा के नगर, जो ये धोलावीरा एक ऐसा गुजरात का जो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का नगर था जिसमें हर एक नगर में दो नगर में बटा हुआ रहता था। तो धोलावीरा में क्या तीनों नगर का साक्ष्य मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे जो जल निकासी व्यवस्था था ये बहुत अच्छा दर्जे का था। अभी देखिए सुरकोतरा, ये क्या है, सुरकोतरा जो गुजरात में है, यहाँ पे क्या है, घोड़े का अस्थि मिले है। तो इसमें से प्रमाण मिलता है कि घोड़े का यूज यहाँ पे होता था। अभी रंगपुर जो है गुजरात में है, यहाँ पे चावल का प्रमाण मिले है। और भगत राव और रोजडी, ये भी दो स्थल है जो गुजरात का, तो ये गुजरात का इंपॉर्टेंट स्थल था। और लास्ट में हम आते हैं जो महाराष्ट्र का एक स्थल है दाइमाबाद, ये महाराष्ट्र में है। तो ये आपका पूरा मैप का थ्रू मैं आपको पूरा समझा दिया। अभी देखिए ये जो है आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चीज किसी ने पढ़ लिया तो आप समझिए कि आपको और हड़प्पा सभ्यता से आपको जो सिंधु घाटी सभ्यता का इसी में पूरा क्लास खत्म हो जाता है, ठीक है। तो देखिए क्लास तो बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसलिए क्या है, इस क्लास को इसका सेकंड पार्ट में हम इस वीडियो को अपलोड कर देंगे। आपको फर्स्ट पार्ट कैसा लगा वो बताइएगा। और सेकंड पार्ट में देखिए, ये जो फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया तो पक्का सेकंड पार्ट को भी आप देखिएगा। आपको सिंधु घाटी सभ्यता और प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में जितना भी डाउट था वो इसी में खत्म हो जाएगा। और मैं इतना दावे के साथ बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने जो ये प्रिपरेशन किया था
मैंने क्या था, जो वेस्ट बंगाल जो सिविल सर्विस का जो एग्जाम लेवल है, उस एग्जाम लेवल को ध्यान में रखते हुए मैं इस चीज़ को बनाया था। तो मेरे ख्याल से जो आप समझ सकते हैं, किसी भी स्टेट का जो सिविल सर्विस एग्जाम होता है वो एक उच्च दर्जे का एग्जाम होता है। तो इन्होंने मैं जो आपका क्वालिटी जो भी मटेरियल में डाला हो, वो आपका क्या है, मैं उच्च दर्जे का मटेरियल डाला हो। तो आप इसको बढ़िया से पढ़िए, आपको किसी भी एग्जाम क्रैक करने में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।